This call is now being recorded. दूसरे सत्र में आप सभी का स्वागत है। जो लोग पहले सत्र में नहीं आ पाए थे उनका सभी का स्वागत है। प्रभुजीत कौर जी उसमें आई हैं, पिंकी तोमर जी आए हैं, उनका स्वागत है। प्रभुजीत कौर जी का स्वागत है, श्रवण कुमार जी का स्वागत है, सी शर्मा जी का स्वागत है, प्रतिमा राय जी हमारी समवाय फाउंडेशन की प्रमोटर है, उनका स्वागत है। और लोग जो नए लोग पुराने लोग हैं उनका सभी का स्वागत है एक साथ, क्योंकि उन लोग पहले भी शामिल थे। तो हम लोग अभी चर्चा कर रहे थे आयुर्वेदिक एक्यूप्रेशर ही था, चरक 3 था, लेकिन चरक 3 में जो स्पाइनल कॉर्ड है उसके लिए हम लोगों ने चर्चा किया था कि हमको ब्रेन के बारे में या हमको सेंट्रल नर्वस सिस्टम के बारे में जानना जरूरी है, और हम लोगों ने इस पर थोड़ा सा समझने की कोशिश किया था। हम लोग आगे फिर समझेंगे। अब हम लोग समझ रहे हैं कि सेमेस्टर 1 का ये था। तो इस जो जो क्लास हो रहा है, प्रीति मैडम प्रीति मैडम का स्वागत है। प्रीति मैडम हमारी प्रमोटर भी हैं और हमारी फैकल्टी भी हैं, तो उनका स्वागत है। और ये जो विचार है, सेमेस्टर 1 में हम लोगों ने इंटरेक्टिव सेशन लिया था, लेकिन हम उसके अलावा प्रीति मैडम का जो एक कंसेप्ट है, प्रेजेंटेशन है और पूरी डिजाइनिंग मतलब आप समझो जैसे फिल्मों में होता है, हम शब्द अधिक नहीं बता पा रहे हैं, लेकिन प्रोडक्शन, कंसेप्ट और प्रेजेंटेशन तीनों ये उनका है। उनका विचार ये है कि हम लोगों को सेमेस्टर 1 के जो स्टूडेंट हैं, मान लीजिए 2 भी स्टूडेंट हो या सुन रहे हो, जो उनको जो परेशानियां आती हैं वो स्टूडेंट को ही मालूम होती है। तो हमारी शक्ति जो है, हमारे ट्रस्टीज हैं, हमारे समवाय से जुड़े हुए लोग हैं, हमारे प्रमोटर्स हैं और हमारे फैकल्टी मेंबर्स हैं, जिनकी वजह से हमको, और निश्चित रूप से हमारे जो नए लोग जुड़ते हैं, चाहे स्टूडेंट के रूप में हो किसी रूप में, वो हमको जो विचार देते हैं, उस विचार को हम अगर कार्यान्वित करते हैं तो मुझे लगता है कि हम समवाय फाउंडेशन का सार्थक नाम हम लोग रखते हैं, जो मानते हैं। कैसे? समवाय का अर्थ ये है कि हम लोग एक दूसरे से ऐसे जुड़े कि फिर अलग ना हो सके। तो हमारे इस विचार को वो मूर्त रूप कैसे देते हैं, कैसे उसको बताते हैं, वो नए नए विचार देते हैं, नए नए आइडिया देते हैं। तो उसमें एक आइडिया ये भी है। तो पीडी मैडम को समर्पित है, पुनः स्वागत है उनका। और आप बताइए, मैं क्या शेयर कर दूं? सर वो सेमेस्टर 1 की असाइनमेंट बुक शेयर कर दीजिए सर। पीडीएफ कहाँ चला गया? सर दोबारा भेजूं क्या? नहीं, मेरे पास है, मैंने इसमें डाला हुआ है, लेकिन वो इसमें मुझे दिख नहीं रहा। आगे आगे कहीं होगा, पर देख रहा हूं मैं। असाइनमेंट मिल गया जी। यही ना? हाँ जी, हाँ जी। जी, ये। हाँ जी, हाँ जी, शुरू करूं सर? हाँ बिल्कुल बिल्कुल, शुरू करिए। अरविंद सर को, आप सभी को और हमारे गुरुजनों को प्रणाम करते हुए आज हम असाइनमेंट के बारे में डिस्कस करेंगे। क्योंकि बेसिकली मैं ये समझती हूँ कि असाइनमेंट जो है हर कोऑर्डिनेटर नहीं समझाता है कि किस तरह से लिखना है और क्या क्या उसमें कवर करना है। तो मैं चाहती हूँ कि स्टूडेंट्स के जितना ईजी हो सके उनको उतना ईजी रहे। फर्स्ट सेमेस्टर वालों को कुछ कंफ्यूजन ज़्यादा ही होती है, तो हम चाहते हैं कि आपको इस समवाय फाउंडेशन के थ्रू, जैसे हम आपको रोज पढ़ा रहे हैं, तो हम आपके कंफ्यूजन को और आपके डाउट्स को क्लियर करते जाएं। तो इसी एम से मैंने आज सोचा कि आपको असाइनमेंट्स के बारे में समझाया जाए। तो जब आप फर्स्ट सेमेस्टर में होते हैं तो आपको कुछ भी पता नहीं होता है, तो उसकी ही क्लैरिटी देना चाहती हूँ मैं आपको। तो जब आप असाइनमेंट रजिस्टर आप निकालेंगे, उसके फ्रंट पेज पे जो आप अपना नाम लिखेंगे, अपना सेमेस्टर लिखेंगे कि आप इंग्लिश में कर रहे हैं कि हिंदी में कर रहे हैं, फिर अपना सत्र बताएंगे आप कि जनवरी जून में है कि आप जुलाई दिसंबर में है, आप वहाँ पे मेंशन करेंगे। फिर आप अपना कोर्स बताएंगे कि आप डिप्लोमा फर्स्ट सेमेस्टर में है, उसका जो फुल फॉर्म है DHS, उसको आप एब्रिविएट करके लिखेंगे आप DHS कर रहे हैं कि सेमेस्टर 2 कर रहे हैं आप। फिर आप अपने कोऑर्डिनेटर का नाम लिखेंगे अपने कवर पेज पे, असाइनमेंट के कवर पेज पे। फिर जैसे आप असाइनमेंट रजिस्टर के फर्स्ट पेज पे आते हैं तो वहाँ पे इंडेक्स बना होता है, तो इंडेक्स पे भी आप
शुरू करने से पहले आप वहीं पे ये सारी चीजें दोबारा से मेंशन करेंगे, अपना नाम, कोऑर्डिनेटर का नाम, आपका कोर्स, आपका सेमेस्टर, फिर दोबारा से आप मेंशन करते हैं और उससे नीचे आप इंडेक्स बनाते हैं, जिसमें जैसे आपके हर 3 सब्जेक्ट्स हैं हमारे। फर्स्ट आपका बीएचपी है, फिर आपका सीए है और तीसरा आपका आयुर्वेदिक है। तो ये 3 सेक्शंस में आपके असाइनमेंट बुक में आता है। सेक्शन 1 में आपका बीएचपी आता है, सेक्शन 2 आपका सीए का है और सेक्शन 3 जो आपका है एए का है। तो आप इसमें जो है मेंशन करेंगे। सेक्शन 1 में आप लिखेंगे कि पहले आप बीएचपी लिखेंगे और उसमें फिर सेक्शन 1 लिख लिया, फिर सेक्शन 2 लिख दिया और सेक्शन 3 लिख दिया। और फिर उसके बाद जो पेजेस नंबर्स लिखने होते हैं इसमें, तो जैसे जैसे आप असाइनमेंट करते जाएंगे, आप हर पेज पे नंबरिंग करनी है, हर पेज पे आपने अपना नाम और अपने कोऑर्डिनेटर का नाम और अपना कोर्स लिखना है। और उसके बाद फिर जैसे जैसे आपके आंसर्स होते रहेंगे तो उसके हिसाब से आप पेजेस नंबर्स डालते रहेंगे। हर सब्जेक्ट में आपने यही करना है, बीएचपी, फिर सेक्शन 1, सेक्शन 2, सेक्शन 3, फिर सीए में आप जैसे आपने बीएचपी कंप्लीट कर लिया तो उसके बाद आपका सीए शुरू हो गया, फिर सीए ऊपर लिख के, फिर उसके बाद सेक्शन 1, सेक्शन 2, सेक्शन 3 लिख के उसके अगेंस्ट उसके जो पेजेस नंबर्स हैं हर सेक्शन के, जैसे सेक्शन 1 आपका 10 पेज में खत्म हो रहा है तो पेज 1 से लेकर पेज 10 तक आपने सेक्शन 1 कर दिया, फिर पेज 11 से जो है आपका सेक्शन 2 शुरू हो गया। तो इस तरह से आपने नंबरिंग करनी है पेजेस की और ऐसे ही आपने इंडेक्स बनाना है। फिर आयुर्वेदिक में भी आप सेक्शन 1, सेक्शन 2, सेक्शन 3 करेंगे और पेजेस नंबर्स लिखेंगे। ये तो आपका इंडेक्स का हो गया। अब हम कैसे आंसर्स कहाँ पे ढूंढने हैं ये मैं आपको समझाना चाहती हूँ। तो अब हम मेन असाइनमेंट बुक पे आते हैं। तो इसमें सबसे पहले जो है लॉन्ग क्वेश्चंस हैं। लॉन्ग क्वेश्चन जो है यहाँ पे 15 मार्क्स का क्वेश्चन होता है, पर आपको एक ही करना होता है 3 ऑप्शंस में से और 15 मार्क्स का ही क्वेश्चन होता है। तो ये आप 4 से 5 लॉन्ग है तो आप 4 से 5 पेज में मैक्सिमम आप इसको खत्म कर सकते हैं। और इसमें आपको एक बात और समझाना चाहती हूँ, अगर आपकी राइटिंग कुछ इस तरह से है कि आपको मतलब जैसे मेरी राइटिंग जो है मैं लॉन्ग हैंड में लिखती हूँ तो मेरे को स्पेस ज्यादा चाहिए। तो अगर आपकी राइटिंग भी अगर मेरी तरह है, लॉन्ग हैंड में आप लिखते हैं, आपको स्पेस ज्यादा चाहिए, वर्ड्स के बीच में आपकी स्पेसेस ज्यादा यूज होती हैं, पेजेस आपके ज्यादा यूज होते हैं, आपको लगता है कि आपका असाइनमेंट रजिस्टर, क्योंकि हमारा असाइनमेंट रजिस्टर बहुत पतला है, 50 पेज के भी आसपास ही होगा, आपको लगता है कि आपका असाइनमेंट जो है इसमें कंप्लीट नहीं हो सकता, तो ये संस्थान हमको अलाउ करता है कि हम नया रजिस्टर ले लें जिसमें हम अपना असाइनमेंट कंप्लीट कर सकते हैं। तो हम अपने बेसिस पे एक रजिस्टर लेके उसके ऊपर असाइनमेंट का वो फ्रंट पेज आप लगा सकते हैं और उसके अंदर अपने आंसर्स लिख सकते हैं। और दूसरी ऑप्शन संस्थान आपको ये देता है कि अगर आपका ये रजिस्टर खत्म हो गया है तो आप उसके साथ दूसरा रजिस्टर अटैच करके आप तब भी अपने असाइनमेंट लिख के उसको आप संस्थान को भेज सकते हैं। तो ये ऑप्शंस भी हैं आपके पास। तो मेन मुद्दे पे आते हैं जो क्वेश्चंस हैं। तो फर्स्ट क्वेश्चन जो आपके लिस्ट अंदर है, मैं आपको सारे क्वेश्चंस के हर सेक्शन के सारे क्वेश्चंस के आंसर्स बताऊंगी ताकि आप अपने आप चूज कर सके आपको कौन सा करना है। तो पहला क्वेश्चन जो हमारे सेक्शन 1 बीएचपी में आता है पेज नंबर 5 पे, वो है व्हाट इज सेल और डिस्क्राइब ऑल ऑर्गेनेल्स विद अ डायग्राम। अब ये जो है सबसे अच्छा क्वेश्चन यही अटेम्प्ट कर सकते हैं। अब ये काफी लोग इसको अटेम्प्ट करते हैं और ये बहुत इजी क्वेश्चन है, इसकी इंटरनेट पे आपको बहुत अच्छी डायग्राम्स मिल जाएंगी। तो मेरा सजेशन ये रहेगा कि आप इस सेक्शन में जो है इस क्वेश्चन को, इस आंसर को प्रेफरेंस दीजिए। वैसे तो बाकी भी आप कर सकते हैं बट ये मतलब जनरली बहुत अच्छा क्वेश्चन है। तो व्हाट इज सेल जो है आपकी बीएचपी की बुक के, मैं तो इंग्लिश का ही बता पाऊंगी, मेरा इंग्लिश मीडियम था तो मैं इंग्लिश में आपको पेजेस नंबर्स बता दूंगी, आप हिंदी से उसको कोरिलेट कर लीजिएगा बाद में। तो बीएचपी की हमारे पेज नंबर 6 में जो है सारा सेल के बारे में लिखा गया है। आपको शुरू में ये बताना है कि स्ट्रक्चरल 5 to 9 हिंदी में 5 to 9 है मैडम। ओके सर, हिंदी में आपका पेज नंबर 5 to 9 है। उसमें आप बताएंगे सेल जो है स्ट्रक्चरल एंड फंक्शनल यूनिट ऑफ ह्यूमन बॉडी है। फिर उसके अंदर आप सारे ऑर्गेनल्स के बारे में बताएंगे, माइटोकॉन्ड्रिया आता है उसमें, गोल्गी अपैरेटस है, फिर उसके बाद आप लाइसोसोम्स के बारे में बताएंगे। ठीक है जी। और ये सब आप पांच ऑर्गेनल्स हैं इसमें। मेरे पास अभी बुक नहीं है क्योंकि मैं अपने शॉप पे हूँ तो मैं आपको इतना अभी डिटेल में नहीं बता पाऊंगी। 5 इसमें आते हैं ऑर्गेनल्स। तो 5 के आप न्यूक्लियस है, माइटोकॉन्ड्रिया है, गोल्गी अपैरेटस है, लाइसोसोम्स है और मैं हाँ 5 है, बाकी एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम, माइटोकॉन्ड्रिया और एंडोप्लाज्मिक न्यूक्लियस। रेटिकुलम 5 है, टोटल 5 जी। है। ये 5 ऑर्गेनल्स के बारे में आप लिखेंगे और इसके साथ साथ जो है इसकी आप डायग्राम्स भी बना दीजिए तो ये बहुत अच्छा सुंदर सा एक आपका वो बन जाएगा। और जहां लेकिन तक बीएचपी में हो मैडम सके प्रीति जी मैडम, जी जी सर। जिसको डायग्राम बनाना बहुत अच्छा ना आता हो तो उसको ये अटेम्प्ट नहीं करना चाहिए, नहीं तो नंबर कट भी जाएंगे। नहीं सर, उसमें ट्रेसिंग हो सकती है सर, ट्रेस पेपर लेके आप ट्रेसिंग करके भी आप उसको बना सकते हैं। वो मैंने भी नहीं, ऐसे किया था। मैं कह रहा हूँ समझ ले, अगर जिसको डायग्राम बहुत अच्छा नहीं बना सकते, अगर बना सकते हैं, कुछ लोग की बहुत अच्छी राइटिंग तो मेरी तो, मैं तो उसको कवर नहीं करता था क्योंकि मेरी डायग्राम बनाना इतना खराब है मैं, तो मैं इसको कवर नहीं करता था, मैं लिखने वाला थी। मेरे भी नहीं और है। नंबर इसमें अधिक मिलते हैं। लेकिन जिसकी डायग्राम अच्छी है तो कहीं कोई गड़बड़ हो जाए तो फिर प्रॉब्लम हो, बस ये समझ लीजिए। अपने सर मेरी अपने भी डायग्राम नहीं थी, मैं भी ट्रेसिंग पेपर से उसको ट्रेस करके तब मैंने बनाया था सर। हाथ बता दीजिए तो ट्रेसिंग पेपर से करें आप लोग। जी
तो उसमें फिर आप हर ऑर्गेनल की डायग्राम आप बना सकते हैं, और इंटरनेट पे गूगल पे आप जाएंगे तो आपको बहुत अच्छी डायग्राम्स मिल जाएंगी। और सेकंड प्रश्न है व्हाट इज ब्लड। तो इसमें जो है ये काफी लेंदी आंसर रहता है। व्हाट इज ब्लड, राइट इलैबोरेटली। तो इसमें आप पहले बताएंगे ब्लड जो है फ्लूइड कनेक्टिव टिश्यू माना जाता है। फिर उसके बाद आप बताएंगे लिवर का, स्प्लीन का और हार्ट का क्या रोल होता है ब्लड में, कि हार्ट जो है ब्लड को डिस्ट्रीब्यूट करता है, लिवर जो है उसको स्टोर करता है, और स्प्लीन जो है हमारा जो है स्टोर, ये ग्रेवयार्ड ऑफ ब्लड सेल्स माना जाता है। तो आप ये बता सकते हैं उसके अंदर। फिर ब्लड कहाँ बनता है बॉडी में, बोन मैरो के बारे में आप चर्चा करेंगे इसमें। ये सब ब्रीफ में लिखना है आपने, क्योंकि 4-5 पेज आपको अभी बहुत लिखने हैं। तो ये सब आपको 8 लाइन में आपने बताना है कि फ्लूइड कनेक्टिव टिश्यू है, फिर उसका लिवर का, स्प्लीन का, हार्ट का 8 लाइन में बता दीजिए। फिर कहाँ फॉर्म होता है, बोन मैरो में बनता है ब्लड आपका। और फिर ये कॉम्पोजिशन ऑफ ब्लड बताएंगे, आपकी ब्लड सेल्स और प्लाज्मा का इसमें वो क्या डिस्ट्रीब्यूशन है। 45 to 55% जो है यहाँ पे 45:55 इसका रेशो है। इसकी आपको गूगल पे आपको डायग्राम मिल जाएंगी, जिसमें वो टेस्ट ट्यूब बनी होती है, उसकी आप एक डायग्राम बना सकते हैं स्टेडियंस में, कॉम्पोजिशन ऑफ ब्लड के अगेंस्ट। और उसके बाद फिर आप टाइप्स ऑफ ब्लड सेल्स में आ जाएंगे, क्योंकि आपको इलेबोरेटली लिखना है। तो आप टाइप्स ऑफ ब्लड सेल्स में आ जाइए कि आरबीसी, डब्ल्यूबीसी और प्लेटलेट्स जो है, ये 3 तरह के जो है हमारे कॉम्पोनेंट्स हैं ब्लड के। फिर उसके आरबीसी और दूसरा फॉर्म क्या है, एरिथ्रोसाइट्स है। डब्ल्यूबीसी को हम ल्यूकोसाइट्स कहते हैं, प्लेटलेट्स को हम थ्रोम्बोसाइट्स कहते हैं, ये भी आप उसमें मेंशन कीजिएगा। फिर आरबीसी के कितने फॉर्म्स हैं, सॉरी डब्ल्यूबीसी के कितने फॉर्म्स हैं, ए ग्रैन्युलोसाइट्स है, ग्रैन्युलोसाइट्स है। फिर उसमें इजनोफिल, बेसोफिल, न्यूट्रोफिल आ जाता है। फिर मोनोसाइट्स, लिम्फोसाइट्स भी आ जाते हैं, वो ए ग्रैन्युलोसाइट्स में आते हैं। ये सारा आपको इसमें मेंशन करना पड़ेगा डब्ल्यूबीसी में। फिर प्लेटलेट्स का तो एक पैराग्राफ ही बनता है, बिकॉज प्लेटलेट्स तो छोटा सा ही है उसमें। तो ये सब आप लिखेंगे। प्लस फिर आप इसके अंदर फंक्शंस ऑफ ब्लड एंड क्वालिटीज ऑफ ब्लड हमारी बीएचपी की बुक में दिया गया है। इंग्लिश में पेज नंबर 27 पे आपको क्वालिटीज ऑफ ब्लड मिल जाएंगी, और पेज नंबर 28 पे आपको फंक्शंस ऑफ ब्लड मिल जाएगा। तो ये सब आप लिख के जो है आपका ये आंसर कंप्लीट हो जाएगा। व्हाट इज ब्लड, राइट इलैबोरेटली, आपका ये आंसर पूरा कंप्लीट है। चैप्टर 3 है ये, चैप्टर 3 है। जी सर। चैप्टर 3 से मिलेगा आपको ये। जी जी। और अब नेक्स्ट क्वेश्चन आता है व्हाट इज फूड, राइट एन ऐसे। इसमें फूड के ऊपर जब आप आते हैं तो आपको फूड के बारे में बताना पड़ेगा, जो अप्रोक्सीमेट प्रिंसिपल, और ये आपके संस्थान की क्लासेस में आपको डिस्कस किया जाएगा। बुक में नहीं दिया हुआ है ये। अप्रोक्सीमेट प्रिंसिपल और प्रोटेक्टिव प्रिंसिपल क्या होते हैं, आपकी क्लासेस में आपको टीच किया जाएगा। तो ये अप्रोक्सीमेट प्रिंसिपल के बारे में आप बताएंगे, और प्रोटेक्टिव प्रिंसिपल के बारे में आप बताएंगे कि अगर हमने फूड को समझना है तो ये 2 प्रिंसिपल्स हैं जो हमारी अंडरस्टैंडिंग की बेसिस बनाते हैं। अप्रोक्सीमेट प्रिंसिपल में आपका प्रोटीन, फैट और कार्बोहाइड्रेट आता है, जो फूड के बिल्डिंग ब्लॉक्स हैं, जिसकी वजह से हम खाना खाते हैं, वो अप्रोक्सीमेट प्रिंसिपल है। और प्रोटेक्टिव प्रिंसिपल फूड का ये है विटामिन्स, मिनरल्स, जिससे जो हमें इम्यूनिटी मिलती है, आपको विटामिन्स मिनरल से जो है इम्यूनिटी मिलती है, तो ये प्रोटेक्टिव प्रिंसिपल में आ जाता है। फिर उसके बाद फिर आप डिटेल्स में जाएंगे, प्रोटीन की डिटेल में, फिर फैट की डिटेल में, फिर कार्बोहाइड्रेट की डिटेल में आप जाएंगे। कि लॉन्ग क्वेश्चन है, 15 मार्क्स का क्वेश्चन है, तो आपको तीनों की डिटेल में बताना पड़ेगा कि प्रोटीन का स्मॉलेस्ट फॉर्म ऑफ प्रोटीन कहाँ से बनता है। अमीनो एसिड्स जब आप होते हैं, उसका स्मॉलेस्ट यूनिट जो है अमीनो एसिड से प्रोटीन बनता है। फिर उसके फंक्शंस ऑफ प्रोटीन आप बताएंगे कि प्रोटीन क्यों खाना चाहिए हमें। फिर टाइप्स ऑफ प्रोटीन जो है वो उसमें वेजिटेबल प्रोटीन और मीट सोर्सेज ऑफ प्रोटीन जो है, नॉन वेजिटेरियन फूड जो है वो सारा बताएंगे उसमें। फिर आप प्रोटीन बताएंगे कि 1 ग्राम प्रोटीन इज इक्वल टू 4.8 किलो कैलोरीज, ये सारा आप बताएंगे उसके अंदर। फिर फैट्स में आप आ जाइए, तो फैट्स का स्मॉलेस्ट फॉर्म है फैटी एसिड्स। उसके बाद फिर आप फैट्स के डिटेल में जाएंगे कि फैट हमें कहाँ से मिलता है डाइट में। और फिर उसके बाद कार्बोहाइड्रेट्स पे आप आ जाइए कि कार्बोहाइड्रेट्स में वो ग्लूकोज आता है, तो ग्लूकोज के आप वो बताएंगे। फिर उसका स्मॉलेस्ट यूनिट जो है वो है। उसके बाद फिर आप कार्बोहाइड्रेट्स कहाँ में क्यों उठाते हैं हम कार्बोहाइड्रेट्स अपने डाइट में, कितना परसेंटेज होना चाहिए प्रोटीन, फैट और कार्बोहाइड्रेट का, वो तीनों का हमारी बुक में बहुत अच्छे से दिया गया है। तो आप तीनों के बारे में बताएंगे, और इस तरह से अपने आंसर को आप एंड करेंगे तीनों के बारे में बात करते हुए। ये तो हो गया आपका सेक्शन 1 जो लॉन्ग क्वेश्चंस का था। अब सेक्शन 2 जो है आपका शॉर्ट क्वेश्चंस का है, और ये आपका जो है 3 क्वेश्चंस आपने इसमें अटेम्प्ट करने हैं, और 5 मार्क्स ईच हैं। तो इसमें आप मान के चलिए कि आपको 1 to 1.5 पेजेस में आपका आंसर आ जाएंगे, ज्यादा इलेबोरेट होने की हमें जरूरत नहीं है इसमें। तो इसमें जो पहला क्वेश्चन हमारा आता है, लोकेट द लिवर इन द बॉडी, डिस्कस इट्स स्ट्रक्चर एंड फंक्शन। तो बेसिकली आपको जो है इंटरनेट से वैसे तो बीएचपी में दी हुई है, बट आपको इंटरनेट पे लिवर की काफी अच्छी डायग्राम्स मिल जाएंगी। तो आप वहां से आप डायग्राम बहुत अच्छी सी लिवर में, जिसमें उसकी दोनों डक्ट्स दिखाई है, हेपेटिक डक्ट और बाइल डक्ट, उसमें आप वो दोनों जिसमें इलेबोरेटली अच्छी तरह से आ रही हो, तो वो आप एक डायग्राम उसमें ड्रॉ कर दीजिए पेज। और बीएचपी की बुक में पेज नंबर 38 एंड 39 इंग्लिश में लिवर के बारे में 42 हिंदी में। ओके, पेज नंबर 42 हिंदी में है।
38 पे लिवर ये डायग्राम है और 39 में फंक्शंस ऑफ लिवर है कि लिवर का क्या फंक्शन है हमारी बॉडी में। तो स्ट्रक्चर आपने बना दिया, थोड़ा सा स्ट्रक्चर को एक्सप्लेन कर दीजिएगा आप, और ज्यादा इलेबोरेट नहीं करना क्योंकि शॉर्ट आंसर है। और फिर 39 पे आपको फंक्शंस ऑफ लिवर मिल जाएंगे, तो उसमें आप एक आंसर हो जाता है कंप्लीट। और सेकंड आता है होम्योस्टेसिस के बारे में। अब होम्योस्टेसिस जो है, इसकी डेफिनेशन हमारी बुक में इतनी अच्छे से नहीं दी गई है, एक्सप्लेनेशन भी थोड़ी सी कमी है उसमें। तो होम्योस्टेसिस का मैं आपको बता देती हूँ कि होम्योस्टेसिस जो है ये 2 वर्ड से बनता है, होम्यो एंड स्टेसिस। ये एक ग्रीक वर्ड है और इसका मतलब है, होम्यो का मतलब है सेम या सिमिलर, और स्टेसिस का मतलब है स्टेट ऑफ बैलेंस। वैसे तो स्टेसिस का मतलब ब्लॉकेज होता है लिटरली, बट क्योंकि ये होम्यो के साथ आ रहा है तो इसका मतलब होता है स्टेट ऑफ बैलेंस। तो इसका आप लिटरल डेफिनेशन आप अपने वहां पे लिख सकते हैं कि ऑर्गेनिजम्स प्रोसेस ऑफ मेंटेनिंग अ स्टेबल इंटरनल एनवायरनमेंट सूटेबल फॉर सस्टेनिंग लाइफ विद द एक्सटर्नल एनवायरनमेंट। तो बेसिकली स्टेसिस, होम्योस्टेसिस का सार ये है कि आपकी बॉडी की इंटरनल एनवायरनमेंट और एक्सटर्नल एनवायरनमेंट में जो है जो बैलेंस मेंटेन होता है, जिस प्रोसेस के थ्रू वो मेंटेन करते हैं हम बस बैलेंस को, उसको हम कहते हैं होम्योस्टेसिस। हिंदी में, ठीक है। अगर हिंदी में कहना हो तो हम लोग कह सकते हैं कि ये किसी जीव की वो स्वनियंत्रित प्रणाली है, जिसे वो बाहरी वातावरण के साथ अपने आंतरिक वातावरण के बाद एक साम्य पैदा करता है। अगर ये साम्य पैदा नहीं कर सका तो बीमार हो जी। जाएगा, और साम्य पैदा करने में सफल हो जाएगा तो वो निरोगी रहेगा। जी। फिर उसके बाद आपका जब चैप्टर शुरू होता है तो इसमें अमीबा के बारे में दिया गया है। बीएचपी की ये चैप्टर है आपका होम्योस्टेसिस का, फर्स्ट पेज पे ही आपको मिल जाएगा, फर्स्ट पैराग्राफ है उसका। तो उसमें उसको लिखने से पहले आप ये समझिए कि इसको सबसे पहले जो है जिसने स्टडी किया था उसका नाम था क्लॉड बर्नार्ड और वॉल्टर केनन। तो ये 2 साइंटिस्ट थे जिन्होंने इसको होम्योस्टेसिस के कॉन्सेप्ट को स्टडी किया था, उस पर स्टडीज की थी उन्होंने। और उन्होंने जो अमीबा के ऊपर एक्सपेरिमेंट्स किए थे कि अमीबा को अगर आप सेलाइन वाटर से निकाल के अगर आप फ्रेश वाटर में डालते हैं तो अमीबा वहां पे सस्टेन करता है या नहीं करता है। तो वो देख रहे थे कि फ्रेश वाटर में, हालांकि फ्रेश वाटर बिल्कुल उसमें क्लीन था, कोई इंप्योरिटीज नहीं थी, तब भी अमीबा वहां पे नहीं सर्वाइव कर पा रहा था, क्योंकि इसकी जो इंटरनल एनवायरनमेंट है वो एक्सटर्नल एनवायरनमेंट के साथ जो है जेल नहीं कर पा रही थी। तो तब उन्होंने होम्योस्टेसिस का जो है ये कॉन्सेप्ट जो है समझा वहां पे। तो इनका नाम मैं दोबारा रिपीट कर रही हूँ, क्लॉड बर्नार्ड एंड वॉल्टर केनन। ये सबसे पहले अमीबा पे एक्सपेरिमेंट हुआ था, ये हमारी बुक में मेंशन है कि अमीबा पे कैसे वो स्टडी हुई, और फिर अमीबा की इंटरनल एनवायरनमेंट क्या है, अमीबा की एक्सटर्नल एनवायरनमेंट क्या है, और फिर दोनों में क्यों बैलेंस नहीं हो पा रहा। तो ये सारा हमारी बुक में मेंशन है। फिर उसके बाद ह्यूमन बॉडी के बारे में, सेल के बारे में, उसके नीचे इसी पैराग्राफ में आप नीचे देखें तो सेल के बारे में बताया गया कि सेल की इंटरनल एनवायरनमेंट क्या है, उसकी एक्सटर्नल एनवायरनमेंट क्या है। तो आपको थोड़ा सा वो समझाना है। और उसके बाद फिर आपको डोनन इक्विलिब्रियम के बारे में बताना है, क्योंकि बेसिकली यही, उसी से आप समझ पाएंगे कि डोनन इक्विलिब्रियम का कॉन्सेप्ट भी यही है कि जो प्रोटीन्स और आयंस जो हमारी बॉडी में घूमते रहते हैं, जो हम खाना खाते हैं, जो उससे हमें प्रोटीन मिलता है, जो आयंस हमारी बॉडी में पैदा होते हैं केमिकल प्रोसेसेस से, वो कैसे हमारे सेल के अंदर जाते हैं, और जो सेल के अंदर जो वेस्ट मैटर है, जो भी वेस्ट प्रोड्यूस हो रहा है, तो वो कैसे बाहर आता है, और कैसे वो इंटरनल और एक्सटर्नल एनवायरनमेंट में एक्सचेंज होता है, उसमें नेगेटिव और पॉजिटिव एनर्जीज होती हैं, तो कैसे वो डिफरेंट चार्जेस की वजह से ये सारा कनेक्शन जो है होता है, ये एक्सचेंज होता है मिनरल्स का, गैसेस का हमारी बॉडी में। तो उसकी वजह से जो है होम्योस्टेसिस प्रोसेस जो है मेंटेन होता है एट द माइटोकॉन्ड्रियल लेवल। ये हम जितना भी इसमें बात कर रहे हैं ये माइटोकॉन्ड्रिया के लेवल पे ही हो रहा है, क्योंकि जितना भी हम खा पी रहे हैं वो माइटोकॉन्ड्रिया तक जाके वहां से एनर्जी ही हम गेन कर रहे हैं माइटोकॉन्ड्रिया से। तो ये डोनर इक्विलिब्रियम का आपको मेंशन करना पड़ेगा। और फिर लास्ट में आप ये बताएंगे कि होम्योस्टेसिस हमें चाहिए क्यों, हमारे लिए क्यों इंपॉर्टेंट है होम्योस्टेसिस का समझना। तो उसमें मैं आपको 6 पॉइंट्स बता रही हूँ, आप सिर्फ इसको एक लाइन में आपने मेंशन करना है कि व्हाई होम्योस्टेसिस इज इंपॉर्टेंट। पहला है कि इट बैलेंसेस एनर्जी लेवल्स इन ऑल द ऑर्गन्स। सेकेंड है बैलेंसेस बॉडी टेम्परेचर। थर्ड बैलेंसेस बॉडी ब्लड प्रेशर, बैलेंसेस शुगर लेवल इन द बॉडी, balances pH levels in our body, और लास्ट है balances and maintains calcium levels, सोडियम लेवल्स। ये जितने भी आप विटामिन मिनरल्स की जो बात करते हैं तो वो सारा जो है होम्योस्टेसिस के थ्रू ही आपकी बॉडी में उसको मेंटेन कर रहा है, बैलेंस कर रहा है, क्योंकि ये सेल तक ही जो है, सेल के लेवल पे हम उसको समझना चाह रहे हैं कि वहां पे सेल पे कैसे एक्सचेंज हो रहा है, जो हम खा पी रहे हैं, वो जो हम गैसेस इनहेल कर रहे हैं, ऑक्सीजन जो हम इनहेल कर रहे हैं, कैसे हमारी बॉडी के हर सेल तक जा रही है। तो इसलिए हम कह रहे हैं कि बैलेंसेस एंड मेंटेन्स कैल्शियम लेवल्स, ऑक्सीजन लेवल्स, सोडियम लेवल्स, आप जितने भी उसमें लिखना चाहें एक्सेट्रा करके आप लिखते जाइए। तो ये आपका होम्योस्टेसिस का कंप्लीट हो गया। उसके बाद हम आते हैं ब्लड ग्रुप पे। तो ब्लड ग्रुप का तो आप बुक से ही लिख लीजिए, वो तो बुक
इज सेल्फ सफिशिएंट, आपको कुछ भी गूगल पे सर्च करने की जरूरत है, वही टेबल बनाना जो आपकी बुक में दिया गया है। पेज 29 एंड पेज 30 पे जो आपको एक्सप्लेनेशन दी गई है ब्लड ग्रुप की, एग्लूटिनोजन ए बी, वो जो है आपका सारा, वो सारा आप एक्सप्लेन कर दीजिए, तो आपका ये आंसर जो है उसमें कंप्लीट हो जाता है, पेज नंबर 29 एंड 30 इंग्लिश में। और टाइप्स ऑफ ब्लड ग्रुप भी आप बता दीजिएगा, उसमें दिए गए हैं सारे। 32 और उसके बाद नेक्स्ट आता है आपका 32 पेज 32 पेज में है ये वाला 32 पेज पे। ओके सर, ठीक है, 32 पेज पे। फिर नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा है राइट शॉर्ट एसे ऑन रिक्वायरमेंट ऑफ प्रोटीन इन द ह्यूमन बॉडी। तो इसमें आप फिर प्रोटीन के बारे में फिर से आप बताएंगे कि अमीनो एसिड्स के जब अमीनो एसिड्स, बहुत सारे अमीनो एसिड्स इकट्ठे हो जाते हैं तो वो प्रोटीन बनता है, अमीनो एसिड का बताएंगे। फिर आप फंक्शंस ऑफ प्रोटीन बताएंगे कि क्यों हमें प्रोटीन खाना चाहिए, जिसमें हम बेबीज के लिए भी क्यों इंपॉर्टेंट है, मदर्स के लिए क्यों इंपॉर्टेंट है, और हमारे लिए क्यों इंपॉर्टेंट है, ये सारा आप उसमें बताएंगे। 1 लाइन में बुक में दिया गया है, बस ज्यादा नहीं जाना डिटेल में। और फिर उसमें आप बताएंगे 1 ग्राम ऑफ प्रोटीन इज इक्वल टू 4.2 किलो कैलोरीज, बस आपने इतना लिखना है। और उसके बाद आपका ये क्वेश्चन जो है, ये आंसर जो है आपका सेल्फ सफिशिएंट कंप्लीट हो गया। उसके बाद नेक्स्ट आता है आपका व्हाट इज टिश्यू एंड डिस्कस इट डिफरेंट टाइप्स। ये भी आपको बुक में काफी क्लियरली मिला हुआ है, तो इसमें आप बुक में आप देखेंगे पेज नंबर 7 एंड 8 जो है उसमें ये काफी अच्छे से एक्सप्लेन किया गया, बस आप उतना ही बता दीजिए। कुछ थोड़ा बहुत आपको क्लासेस में समझाया जाएगा थोड़ा सा उससे डिफरेंट, तो आप थोड़े से और पॉइंट्स ऐड कर सकते हैं, ज्यादा डिटेल में हमने नहीं जाना है, तो ये आप वहां से जो है कंप्लीट कर लेंगे आप अपना आंसर। अब इसके बाद फिर शॉर्ट आंसर्स आते हैं। शॉर्ट आंसर्स में जब आप सेक्शन 3 ऊपर लिखेंगे अपनी असाइनमेंट बुक में, तो आपने जो है वहां पे जैसे क्वेश्चन नंबर 1 लिखा, जैसे स्ट्रक्चर एंड फंक्शनल यूनिट ऑफ बॉडी इज, अब यहाँ पे जो है 4 ऑप्शंस दी गई हैं, तो आप अपनी असाइनमेंट बुक में क्वेश्चन 1 लिखेंगे, और वहां पे जैसे इसका राइट आंसर सी है, तो क्वेश्चन 1 लिखा आपने, सी लिखा, और सी के आगे आपने सेल लिख दिया, तो आपने ऑप्शन भी लिखना है और आपने उसके आगे आंसर भी लिखना है, ताकि एग्जामिनर को डाउट ना रहे कि आपने क्या आंसर किया है। कई बार कई लोगों की हैंड राइटिंग या कई बार आपको लिखते हुए अभी गड़बड़ी हो जाती है, तो वहां पे एग्जामिनर को डाउट नहीं होना चाहिए आपके आंसर पे। तो आप क्वेश्चन लिखिए, उसके आगे जो है उस क्वेश्चन नंबर लिखिए, उसके आगे ऑप्शन लिखिए, और उस ऑप्शन के आगे ब्रैकेट में डाल के अपना आंसर लिख दीजिए, तो ये आपका कंप्लीट हो जाता है। तो इसमें हम सेक्शन 3 पे आते हैं। तो पहले वाले का आंसर है स्ट्रक्चर एंड फंक्शनल यूनिट ऑफ बॉडी इज सेल। सेकंड है ग्रुप ऑफ सेल्स की बात करते हैं, तो उसका आंसर है टिश्यू, 2 का बी है। 3 में आएंगे आप तो 1 कॉज ऑफ होम्योस्टेसिस इज टेम्परेचर। 4th में है विच वन ऑफ फॉलोइंग टाइप इज नॉट अ टिश्यू, तो इसका आंसर है सेल्यूलर। फिर 5th में है पार्ट ऑफ प्लाज्मा इज अबाउट 55%, बी ऑप्शन। 6th का आंसर बी है 4 to 5 लीटर्स। 7 का आंसर डी है RH फैक्टर, जो कि ब्लड ग्रुप में नहीं आता। फिर क्वेश्चन नंबर 8 में आएंगे तो उसका राइट आंसर ऑप्शन नंबर ए है 80 to 120 mg%। ये आपको पेज नंबर 20 यहाँ पे बुक में नहीं है, चैप्टर में नहीं लिया हुआ, ये बुक के एंड में जो टेबल्स बनी हुई आप देखें तो पेज नंबर 202 पे ये दिया गया है, उसमें ग्लूकोज फास्टिंग का दिया गया है उसमें पेज नंबर 202 पे। और उसके बाद क्वेश्चन नंबर 9 में आप देखेंगे तो इसमें इलियम है इसका ऑप्शन, क्योंकि सीकम कोलन रेक्टम जो है ये सारे लार्ज इंटेस्टाइन के पार्ट है, इसके साथ इनल कैनाल आ जाता है, 4 पार्ट्स हैं हमारे लार्ज इंटेस्टाइन में जिसमें इलियम नहीं आता। और उसके बाद क्वेश्चन नंबर 10 का है ए ऑप्शन 32। 11 में आप आएंगे तो उसमें डी है ऑल ऑफ दीज है। और यूनिट ऑफ एनर्जी जो है उसका ऑप्शन ए है कैलोरी। क्वेश्चन नंबर 13 में आप आएंगे तो कोलन है इसका आंसर। 14 का जो है बी आंसर है पैंक्रियास। 15 में पित्ता इज रिलेटेड टू बोथ, क्योंकि लिवर एंड गॉल ब्लैडर दोनों में आते हैं, तो इसका बोथ होगा। और उसके बाद फुल फॉर्म में जो है CSF का फुल फॉर्म है सेरेब्रो स्पाइनल फ्लूइड। एड्स का है एक्वायर्ड इम्यूनो डेफिशिएंसी सिंड्रोम। HIV का ह्यूमन इम्यूनो डेफिशिएंसी वायरस। ESR का मतलब है एरिथ्रोसाइट सेडिमेंटेशन रेट। और TLC का फुल फॉर्म है टोटल ल्यूट्रोसाइट काउंट। इसमें ESR काफी पूछा जाता है। और इसमें आपको एक बात और समझाना चाहूंगी कि लिवर के ऊपर क्वेश्चंस काफी पूछे जाते हैं BHP में। हर मैंने देखा है कि हर बार मैंने देखा किसी ना किसी को आता ही है वो क्वेश्चन, तो वो आप एक बार अच्छे से उसको समझ लीजिएगा। जब आप अपने असाइनमेंट प्रिपेयर करेंगे तो उसमें आप लिवर के बारे में समझ ही रहे हैं, तो उस आंसर को अच्छे से समझ लीजिएगा, क्योंकि वो आपसे वाइवा में पूछा जा सकता है। तो ये आपका जो है BHP का असाइनमेंट जो है कंप्लीट हो गया। अब इसके बाद आप फ्रेश पेज से जो है CAT असाइनमेंट शुरू करेंगे। आप सेक्शन 2 लिखेंगे, सेमेस्टर 1 पेपर 2 साथ में CA लिखेंगे, और उसके बाद सेक्शन 1 स्टार्ट करते हुए आगे आप बढ़ जाएंगे इसमें।
सो सेक्शन 1 में अगेन लॉन्ग क्वेश्चंस हैं। तो लॉन्ग क्वेश्चन में पहला क्वेश्चन हमारा है 5 एलिमेंट थ्योरी के ऊपर। तो इसमें आपने जो पेज नंबर 6 पे जो इंग्लिश में डायग्राम दी गई है, आप वो डायग्राम बना दीजिए। इसमें आप उस डायग्राम को बनाएंगे और उसके बाद फिर 5 एलिमेंट्स, एक टेबल भी आप बना सकते हो, फिर 5 एलिमेंट्स क्या हैं, उसके कलर्स क्या हैं, उसकी एनर्जीज क्या हैं, एक टेबल में आप बना सकते हैं। और उसमें यिन यांग ऑर्गन्स को सेपरेट आप लिख सकते हैं कि इस एलिमेंट में यिन ऑर्गन ये है तो यांग ऑर्गन ये है। आप टेबल बना सकते हैं उसमें, इस डायग्राम के साथ एक टेबल बना सकते हैं आप। और दूसरा एक, क्योंकि आपको 4 to 5 पेजेस इसमें लिखने हैं, लॉन्ग आंसर है, तो आप उसमें जितना क्लियरली मेंशन करेंगे एग्जामिनर को जितना अच्छे से समझ में आएगा आपका आंसर, उतना ही आप लिए बेटर रहेगा मार्क्स के हिसाब से। फिर इसमें आप 5 एलिमेंट्स जब मेंशन कर रहे हैं तो इसमें क्रिएटिव साइकिल और डिस्ट्रक्टिव साइकिल दोनों के बारे में आपको लिखना पड़ेगा। ये बुक में दिया गया है आपके। और फिर आप लास्ट में ये लिखेंगे कि इम्बैलेंस अमंग द एलिमेंट्स लीड्स टू डिजीजेस। तो इसकी वजह से जो है हमारे शरीर में जो है डिजीजेस होते हैं, और अगर बैलेंस रहेगा एलिमेंट्स में तो डिजीज फ्री लाइफ उसमें रहती है। तो बस आप इस तरह से उसको कंक्लूड कर सकते हैं उस आंसर को, और आप ये 5 एलिमेंट थ्योरी का जो है कॉन्सेप्ट कंप्लीट हो जाएगा ट्रेटाइज 1 के हिसाब से। फिर नेक्स्ट क्वेश्चन जो है आपका राइट अबाउट कॉरेस्पॉन्डेंस सिस्टम। कॉरेस्पॉन्डेंस सिस्टम की जब बात होती है तो सुजोग की बात हो रही है यहाँ पे। तो इसमें कॉरेस्पॉन्डेंस सिस्टम जो है सूक्ष्म अभिनव जो बुक हमें दी गई है, 3 बुक्स जो हमें छोटी मिलती है, एक अग्निवेश है, एक सूक्ष्म अभिनव है, और एक आपको ये जो छोटी बुक आपको ये असाइनमेंट वाली मिलती है। तो 3 किताबें हमें छोटी मिलती हैं, उसमें एक बुक है आपकी सूक्ष्म अभिनव। तो उसमें पेज नंबर 8 से लेकर 17 तक जो है कॉरेस्पॉन्डेंस सिस्टम के बारे में दिया गया है। तो अब वहां से आप, उसमें डायग्राम्स भी हैं तो आपको वो डायग्राम भी बनानी पड़ेगी हाथ की, और उसके नीचे उसको एक्सप्लेन करना पड़ेगा कि उसमें आप क्या समझा रहे हैं। तो ये आपका कॉरेस्पॉन्डेंस सिस्टम का आंसर उसमें क्लियर कट, उसमें बिल्कुल जैसे दिया गया आप वैसे लिख लीजिए, उसमें कुछ भी आपने काटना नहीं है, बिल्कुल जैसे है वैसे ही लिख लीजिए आप। ना ही कुछ ऐड कीजिए ना ही सब्ट्रैक्ट कीजिए, वो बिल्कुल सेल्फ सफिशिएंट है वो। पेज नंबर 8 to 17 सूक्ष्म अभिनव में। और उसके बाद थर्ड ऑप्शन इसमें आती है यिन यांग प्रिंसिपल की। तो ये भी सूक्ष्म अभिनव में जैसे ये चैप्टर खत्म होता है कॉरेस्पॉन्डेंस सिस्टम का, तो उससे नेक्स्ट पेज पे ही यिन यांग का जो है कॉन्सेप्ट उसमें दिया गया है। तो पेज नंबर 18 से लेकर 20 तक सूक्ष्म अभिनव में जो है यिन यांग के ऊपर दिया गया है कि उसमें यिन यांग क्या है। नेचर में 2 प्रिंसिपल्स हैं, यिन और यांग के। फिर नेक्स्ट पेज पे उस पे यिन में क्या क्वालिटीज हैं, यांग की क्या क्वालिटीज हैं, वो सब दिया गया है। तो अब वहां से 18 से 20 में आप लिख लीजिए। और फिर आप ट्रिटाइज 1 में आप आएंगे तो आपको यिन ऑर्गन्स बताने हैं बॉडी में कौन से हैं, यांग ऑर्गन्स कौन से हैं, फिर उसके एलिमेंट्स, सॉरी उसका एलिमेंट क्या है, उसका कलर क्या है, उसकी एनर्जी क्या है, ये सब आप उसमें बताएंगे। पेज 7 ट्रिटाइज 1 में आपको ये मिल जाएगा सारा। तो ये सारा आप यिन यांग प्रिंसिपल आप बता देंगे। और फिर उसके बाद एक आपको गूगल करेंगे आपको तो कुछ फोटोज मिल जाती है यिन यांग की, जिसमें जिसपे सन की जिसपे रेस पड़ रही है वो आपका यांग है, और जो अंदर हिडन पार्ट है वो यिन है। तो आप 1-2 डायग्राम्स भी उसमें आप बना के अपने आंसर को सपोर्ट कर सकते हैं कि यिन कौन सा आता है और यांग कौन सा आता है। ठीक है, तो इसमें आपका ये आंसर जो है कंप्लीट हो गया सेक्शन 1 इसका, सीए का। अब सेक्शन 2 जो शॉर्ट क्वेश्चंस हैं, इसमें आपको 1.5 पेज का लिखना है, 5 मार्क्स क्वेश्चन है। तो इसमें जो फर्स्ट क्वेश्चन आपका आता है, राइट द डेफिनेशन ऑफ चाइनीज मेरिडियंस। ये आपकी ट्रेटाइज 1 में नहीं है, ये आपकी अग्निवेश भारद्वाज बुक में आपको मिलेगा। और नहीं तो आप ये जब पेज पलटेंगे आप सेक्शन 3 में क्वेश्चन नंबर 7 देखिए, उसमें मेरिडियन का ही क्वेश्चन है। तो यहाँ पे जो फर्स्ट 3 ऑप्शंस है, फर्स्ट छोड़ दीजिए, सेकंड, थर्ड एंड फोर्थ ऑप्शन जो है, यहाँ पे मेरिडियन की डेफिनेशन दी गई है। द मीन्स वेयर बाय मैन इज क्रिएटेड, द मीन्स वेयर बाय डिजीज अटर्स, द मीन्स वेयर बाय मैन इज क्योर्ड। बस उसमें एक लाइन और जोड़नी है, द मीन्स वेयर बाय डिजीज अराइजेस। तो ये इसकी पूरी डेफिनेशन यहाँ पे दी गई है। बस ऊपर वाला हटा दीजिए, द मीन्स वेयर बाय मेडिसिन इज क्रिएटेड, इसको ये रॉन्ग है। ये 2, 3 और 4 बी, सी एंड डी ऑप्शंस प्लस उसमें एक लाइन और ऐड करते हैं, मींस वेयर बाय डिजीज अराइजेस। ये आपकी मेरिडियन की डेफिनेशन है। और नहीं तो आप पेज नंबर 17 जो भारद्वाज बुक है हमारी आयुर्वेदिक की, उसमें पेज नंबर 17 पे आपको मेरिडियंस की डेफिनेशन मिल जाएगी, आप वहां से पूरी डेफिनेशन कॉपी कर सकते हैं। फिर उसके बाद आप जो बॉडी में जो 12 मेरिडियंस हैं वो आप लिख दीजिए। और अगर आप कुछ ज्यादा ही क्रिएटिव होना चाहते हैं तो आप बॉडी में उसकी मेरिडियंस की जो है डायग्राम, एक छोटी ह्यूमन बॉडी बना के उसमें मेरिडियंस की फ्लो भी आप दिखा सकते हैं, वो भी आप कर सकते हैं अगर आप डायग्राम अच्छी बनती है आपसे। तो ये आप इसमें जो है मेरिडियंस का, इसमें आप चाइनीज मेरिडियंस का आपका आंसर कंप्लीट हो गया। फिर सेकंड क्वेश्चन आपका आता है राइट 5 एलिमेंट्स रिलेटेड कलर्स। इसमें आप जो है टेबल बना लीजिए, एलिमेंट लिख दीजिए, और उससे कलर्स जो है आप उस कलर के अगेंस्ट, जैसे ब्लैक है तो ब्लैक कलर से लिख दीजिए। और इसमें आपको पेंसिल कलर्स ही यूज करने हैं, जब भी आप डायग्राम बनाएंगे अपनी असाइनमेंट बुक में तो पेंसिल कलर्स ही आपने यूज करने हैं।
तो पेंसिल कलर से आप उस कलर को लिख दीजिए, ब्लैक को ब्लैक में लिख दीजिए, ब्लू को ब्लू कलर में लिख दीजिए, तो वो थोड़ा सा देखने में कलरफुल हो जाता है। एलिमेंट स्टेट एलिमेंट लिख दिया, उसकी ऑर्डरिंग लिख दिए, यिन यान ऑर्डरिंग लिख दिए, उसके साथ उसके कलर्स लिख दिए, कलर्स को आप कलर्स में लिख दीजिए। और उसके बाद फिर आप ये इसको ज्यादा डिटेल में नहीं जाना था, बस इतना लिख के आप थोड़ा बहुत उसके बाद इलेबोरेट कर सकते हैं कि हर कलर, जैसे अब वुड का कलर है तो वो उसके एलिमेंट से रिलेटेड ही है। वुड का एलिमेंट है तो वुड आपको ग्रीन ही नजर आती है, ट्रीज आपको ग्रीन नजर आती है, तो आप उसको थोड़ा सा एक्सप्लेन कर सकते हैं। अब जैसे फायर का कलर है तो फायर को हम रेड से ही रिलेट करते हैं, अगर ज्यादा फायर है तो हम उस ऑरेंज से रिलेट करते हैं। अर्थ की बात है तो उसमें ह्यूमिडिटी लेवल ज्यादा है तो उसमें येलो कलर आ जाता है। तो वो एलिमेंट का जो अंडरस्टैंडिंग है हमारी नजरों में, जैसे हम कोल्डनेस को किससे रिलेट करते हैं, ब्लैक से या ब्लू से, क्योंकि ब्लू ठंडा कलर माना जाता है, तो वो ब्लैक या ब्लू, ब्लैक तो ऑल एब्जॉर्बिंग कलर है, सारे कलर्स को अपने अंदर समेट लेता है। तो एक ब्लैक कूल कलर है और एक ब्लू कूल कलर है, तो वो कोल्डनेस एनर्जी में आ गया। फिर ड्राइनेस एनर्जी जो है ब्राउन से है, क्योंकि वो ट्रीज की ट्रंक जो है वो ड्राई है, तो वो ब्राउन एनर्जी, ब्राउन कलर उससे डिपेक्ट हो गया। तो आप ये छोटा सा कनेक्शन आप बता सकते हैं, जैसा एलिमेंट है वैसे ही उसका कॉरेस्पॉन्डिंग कलर है, जिससे हमारे जो है अंडरस्टैंडिंग जो है लॉजिकल हो जाती है, लॉजिकल हम उसके अंदर सोच सकते हैं। तो ये थोड़ा सा उसमें आप बता सकते हैं, इसमें डिटेल में नहीं जाना है, बस इतने में आपका आंसर कंप्लीट है। और उसके बाद आता है 5 शू पॉइंट्स के ऊपर, व्हाट आर 5 शू पॉइंट्स, एक्सप्लेन देम। इसमें आपकी बुक में जो है एक डायग्राम दी गई है, जिसमें आपकी हाथ की वो डायग्राम दी गई है, तो आप वो जरूर बनाइएगा इसमें, और कलर से बनाइएगा कि उसमें जो है 5 एलिमेंट्स हैं। 5 शू पॉइंट्स बेसिकली जो है 5 ट्रांसपोर्टिंग पॉइंट्स कहे जाते हैं कि एनर्जी आपकी बॉडी में कहाँ से कहाँ ट्रैवल हो रही है और कितने इसमें डेप्थ ऑफ एनर्जी समझते हैं हम। 5 शू पॉइंट्स की जब हम बात करते हैं तो हम डेप्थ ऑफ एनर्जी की बात करते हैं कि जैसे आपका जिनवल पॉइंट है आपके फिंगर टिप पे आता है, बिल्कुल आपके फिंगर्स के टिप पे आता है, ये इमरजेंसी का पॉइंट है। कभी भी आपको कुछ भी इमरजेंसी हो जाए, आपको कुछ भी समझ नहीं आ रहा, आपके सामने किसी पेशेंट को ट्रेमर्स हो रहे हैं, पैरालिसिस का अटैक आ रहा है, कोई भी इमरजेंसी आ रही है, तो आप कुछ मत कीजिए, बस अपनी फिंगर टिप्स जो है उस पेशेंट की उसको आप दबाते रहिए अच्छे से। आप उसको दबाते रहिए, आप ये इमरजेंसी जो है कुछ टाइम तक जो आपको टाइम मिल जाएगा कि आप अपने आप को संभाल लेंगे, डॉक्टर तक आप पहुंच जाएंगे। तो ये एक्यूट इमरजेंसी का पॉइंट है। फिर उसके बाद स्प्रिंग पॉइंट्स आते हैं, जो फेब्राइल डिसीजेज या फीवरिश, जो फीवर है तो फीवर की कंडीशन में आपको वो स्प्रिंग पॉइंट लगाना है या स्प्रिंग पॉइंट लगाना है। ऐसे ही आपको 5 शू पॉइंट्स बताना है कि 12 ऑर्गन्स हैं और 12 ऑर्गन्स के 5 एनर्जीज हैं, वुड, फायर, अर्थ, मेटल एंड वाटर। तो हर एनर्जी का अपना एक पॉइंट है, मेटल का अपना पॉइंट है, मेटल पॉइंट, विंड पॉइंट, मेटल पॉइंट, वो कोल्डनेस पॉइंट, ऐसे ही 5 एनर्जीज के 5 पॉइंट्स हैं और 12 ऑर्गन्स है, तो 12 × 5 30 60 शू पॉइंट्स हो गए हमारे। 60 कमांड पॉइंट्स भी इनको कहा जाता है। तो आहिस्ता आप हाथ की डायग्राम आप बना दीजिए इसमें कि कैसे कैसे वो आ रहा है, और उसको डिफरेंट कलर्स में दे दीजिए। इसको कलर की डायग्राम्स आपको इंटरनेट पे मिल जाएंगी, गूगल पे, तो वैसे ही आप कलर की डायग्राम बना दीजिए। उसके बाद ये 560 कमांड पॉइंट्स आप लिख दीजिए, और उसके बाद फिर ये पेज नंबर आपका है, पेज नंबर आपका 24 पे टेबल दी गई है इसमें आपकी बुक में, जिसमें आपके जिंगल पॉइंट्स कब हम यूज करते हैं, और फिर उसके बाद मतलब उसकी यिन में क्या उसकी करनी है आप, और यान में क्या उसकी मीनिंग है, तो वो यिन और यान का डिफरेंस भी उसमें दिया गया है। अभी मेरे पास बुक 1 मिनट होगी शायद मेरे पास। पेज नंबर 24 पे जब आप जाएंगे तो उसमें ये एक्यूट डेफिशिएंसी में आपको यिन को ट्रीट करना है, एक्यूट एक्सेस में आपको यान को ट्रीट करना है। तो इस तरह से ये टेबल दी गई है, आप ये टेबल उसमें आप बना लीजिए। और जब आप इसमें देखेंगे बुक में, तो इस टेबल के अलावा आपको इस टेबल में एक और मेंशन करना पड़ेगा कि हर सी पॉइंट है तो उसमें यिन ऑर्गन में वाटर पॉइंट आ रहा है, यान ऑर्गन में अर्थ पॉइंट आ रहा है। ये एक लाइन आपको उसमें जरूर मेंशन करनी है, क्योंकि ये इंपॉर्टेंट है बताना। ये आपका हो गया। प्लस 209 और 210 पे एक डायग्राम दी गई है, जिसमें ये 5 शू पॉइंट्स आपके हाथ में कहाँ पे आ रहे हैं, और 210 पे जो है लोअर एक्सट्रीमिटीज यानी कि आपकी लेग्स में ये 5 शू पॉइंट्स कैसे आ रहे हैं। तो ये उसके अंदर एक डायग्राम बनाई है, क्योंकि ये 5 शू पॉइंट्स आपके जो है एल्बोस और आपके फिंगर टिप्स यहीं तक ही आते हैं ये 5 शू पॉइंट्स। तो उसी की है डायग्राम है कि कहाँ पे कौन सा पॉइंट आ रहा है, तो उसकी आप एक डायग्राम आप बना देंगे तो आपका आंसर को अच्छा सपोर्ट मिल जाता है उसमें। उसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका, ब्रीफली एक्सप्लेन द थ्योरी ऑफ फर्स्ट एंड लास्ट पॉइंट। इसमें आप पेज नंबर 47 पे जो छोटा सा डिस्क्रिप्शन दिया है, फर्स्ट पॉइंट पे प्रॉब्लम है तो लास्ट पॉइंट पे जाइए, और लास्ट पॉइंट पे अगर आप ट्रीट नहीं कर सकते तो फर्स्ट पॉइंट पे जाइए। तो ये एक लाइन लिखनी है आपने। और प्लस फिर इसमें पेज नंबर 50 या 189 पे डायग्राम दी गई है फर्स्ट एंड लास्ट पॉइंट की, आप वो बना दीजिए।
तो उसे अपने आप जो है ये आंसर अपने आप समझ में आ जाता है एग्जामिनर को कि इसमें आपको सारे फर्स्ट एंड लास्ट पॉइंट हर मेरिडियन का बताया, और ये वैसे भी आपको पता होना चाहिए, वाइवा में पूछा जाता है क्वेश्चन, तो ये काफी इंपॉर्टेंट है, आपको याद रखना। फिर नेक्स्ट क्वेश्चन इसमें आता है व्हाट आर द इमोशंस रिलेटेड टू 5 एलिमेंट्स। तो इसमें आपको 5 एलिमेंट्स के बारे में लिखना पड़ेगा, और फिर उसके यहाँ पे पेज नंबर 4 पे जो एक आपका 5 एलिमेंट चार्ट है उसमें इमोशंस के बारे में दिया गया है, कलर्स के बारे में दिया गया है, तो आप उसी तरह से जो अपने आंसर में आप उसको बना दीजिए। और इमोशंस को जब आपने एक्सप्लेन करना है तो आपको फिर वैसे तो आप इस आंसर को अवॉइड कीजिए, क्योंकि इसमें ज्यादा आप कुछ लिख नहीं पाएंगे, तो 1.5 पेजेस उसमें नहीं आप भर पाते हैं, तो आप वैसे तो इसको अवॉइड कीजिए, बट इसमें ज्यादा कुछ है नहीं लिखने का। ये आप 5 इमोशंस लिखेंगे उसमें, और उसमें फिर उसके रिलेशनशिप आप ढूंढेंगे उसमें कि अगर आइंदर का इमोशन है तो वो आप लिवर पर नेगेटिवली कैसे इफेक्ट कर सकता है, फिर आपको वो बताना पड़ेगा। अगर जॉय का इमोशन है तो जॉय वैसे अच्छा है, पॉजिटिव इमोशन है, बट हार्ट को अगर ज्यादा जॉय मिलती है तो वो उसमें जो है उसके इम्बैलेंस क्रिएट कर देता है, मीनिया डिप्रेशन का उसमें एक एस्पेक्ट आ जाता है, तो उसमें जो है एक्सेस ऑफ इमोशन से जो है आपको डिजीजेस हो रहे हैं। अगर ये इमोशंस बैलेंस में है तो आप बिल्कुल एक नॉर्मल साइकोलॉजिकल लेवल पे इंडिविजुअल हैं, और अगर इमोशंस के इम्बैलेंस हो जाता है, एंगर का इम्बैलेंस है, फिर वो जॉय का इम्बैलेंस है, फिर उसमें सारे इमोशंस के इम्बैलेंस से आपको डिजीज बताने पड़ेंगे। आप चाहेंगे तो आप गूगल कर सकते हैं, तो गूगल में आपको थोड़ी सी इन्फॉर्मेशन और मिल जाती है, बट वैसे इसमें कुछ ज्यादा है नहीं। तो मेरे हिसाब से आप ये क्वेश्चन अवॉइड करते हुए फर्स्ट जो है कुछ और क्वेश्चन सिलेक्ट कर लीजिए, ये कलर्स वाला और इमोशन वाला छोड़ के आप कुछ भी अटेम्प्ट कर लीजिए, ये दो छोड़ लीजिए, तो वो बेटर रहता है, क्योंकि इसमें ज्यादा कुछ है नहीं लिखने को, तो शायद मार्क्स कट सकते हैं। और उसके बाद फिर सेक्शन 3 पे हम आते हैं। तो सेक्शन 3 में जो फर्स्ट क्वेश्चन है उसका आंसर है डी, ऑल ऑफ द अबव। क्वेश्चन नंबर 2 का आंसर है डी। क्वेश्चन 3 का आंसर है सी। क्वेश्चन 4 है इम्बैलेंस ऑफ एनर्जी, सी ऑप्शन है। क्वेश्चन 5 सी ऑप्शन। क्वेश्चन 6 डी ऑप्शन। क्वेश्चन 7 is A option. Question 8 is C option. Question 9 में B urinary bladder. Question 10 में D triple warmer. Question 11 में pericardium, A option. Question 12 में आपका है C yellow. Question 13 is B option spleen. Question 14 is C spleen. Question 15 is spring, A option. Question 16 is C kidney UB. Question 17 is your C option, heart, small intestine. Question 18 is your C, which is heart. Question 19 is your C, heart. Question 20 is B, which is 12. तो इस तरह से आपका जो है ये CA का असाइनमेंट कंप्लीट हो गया। उसके बाद हम आयुर्वेदिक पेपर 3 पे आएंगे, विच इज AA। उसमें फर्स्ट सेक्शन जो लॉन्ग क्वेश्चंस का आंसर है, इसमें फर्स्ट आफ्टर मेथड्स ऑफ व्हाट आर राइट द मेथड्स ऑफ एक्यूप्रेशर ट्रीटमेंट एंड प्रिकॉशंस रिलेटेड टू ट्रीटमेंट। इसमें जो है आपको अग्निवेश की बुक खोलनी पड़ेगी। अग्निवेश की बुक में जो है मेथड्स ऑफ ट्रीटमेंट दिए गए हैं, पेज नंबर 6 से लेके 14 तक जो है इस उसमें सारे हैं, कलर्स, सीड्स, मैग्नेट्स, रोलिंग मैट, ये सारी उसमें ऑप्शंस आपको दी गई हैं उसमें। तो पेज नंबर 6 से लेके 14 तक अग्निवेश में आपको इसके मेथड्स ऑफ ट्रीटमेंट आ जाएंगे, और प्रिकॉशंस जो है उसके नेक्स्ट पेज पे ही है, प्रिकॉशंस रिलेटेड टू ट्रीटमेंट, वो पेज नंबर 15 अग्निवेश में है। 403। हाँ, किस तरह से करना है? उसके बाद आप नेक्स्ट क्वेश्चन है व्हाट इज आयुर्वेदिक तुल्यार्थ प्रिंसिपल, एक्सप्लेन द सिमिलैरिटी बिटवीन बॉडी एंड पाम अकॉर्डिंग टू तुल्यार्थ प्रिंसिपल। तो तुल्यार्थ का पूरा एक चैप्टर है आपका अग्निवेश बुक में, चैप्टर 4 है अग्निवेश के अंदर, तो उसमें आपको पूरा तुल्यार्थ का मिल जाएगा, उसमें डायग्राम्स भी दी गई हैं, तो वो डायग्राम्स जरूर बनाइए आप। और उसके बाद फिर क्वेश्चन 3 है आपका 10 ओरिजिन प्रिंसिपल, एक्सप्लेन द 10 ओरिजिन प्रिंसिपल एंड राइट अबाउट द इंपॉर्टेंस ऑफ काल। इसमें 10 ओरिजिन प्रिंसिपल में जब आप जाएंगे तो अगेन ये पूरा चैप्टर है आपका भारद्वाज में, पेज नंबर 29 पे। तो उसमें आप बताएंगे कि 10 एनर्जीज है हमारी बॉडी में, आकाश, वायु, अग्नि, जल, पृथ्वी, काल, दिशा, मन, आत्मा एंड तम, और इसको ही हम 10 ओरिजिन प्रिंसिपल कहते हैं। और उसके अंदर फिर ये इसके अंदर लिखा हुआ है कि कौन सी
तन्मात्रा है उसकी, अगर एलिमेंट है तो उसके साथ उसकी एनर्जी कौन सी एनर्जी को यहाँ पे आयुर्वेदिक में तन्मात्रा का नाम दिया गया है। तो आप पहले महाभूत लिखिए, फिर उसकी तन्मात्रा लिखिए, और फिर उसके अगेंस्ट जो है इंक्लूडेड एनर्जी लिखिए, क्योंकि एक एलिमेंट जो है दूसरे, अब जैसे आकाश है उसकी तन्मात्रा जो है शब्द है, और जब हम वायु पे अब आएंगे तो उसमें शब्द उसकी अपनी एनर्जी तो टच है, बट टच के साथ साथ जो है साउंड भी उसके अंदर आएगी। तो ये दोनों एनर्जी जो है, ऐसे हर एलिमेंट की एनर्जी जो है प्रीवियस एलिमेंट की एनर्जी को लेता जाएगा। तो मतलब हर एलिमेंट जो है वो आगे आगे जो है वो एक दूसरे को सप्लीमेंट और कॉम्प्लीमेंट कर रहे हैं। अगर ये एनर्जीज नहीं है तो दूसरा एलिमेंट नहीं बन पाएगा। इसमें बेसिकली यही समझाया जा रहा है। तो आप ये महाभूत, तन्मात्रा और उसके साथ जो एनर्जीज हैं वो ये सब आप मेंशन कीजिए। और उसके बाद फिर इसमें जैसे इस बुक में हर एलिमेंट की इसमें फिर डिस्क्रिप्शन दी गई है, आकाश, वायु, अग्नि, जल, पृथ्वी की। और उसके बाद फिर मेटाफिजिकल एलिमेंट्स आ जाते हैं जो कि काल, दिशा, मन, आत्मा है, तम है। तो उसकी आपको डिटेल्स इसमें डिटेल में आपको लिखना पड़ेगा कि अग्नि, आकाश में कहाँ पाया जाता है, आकाश का क्या मतलब है बॉडी में, हमारे नेचर में आकाश कहाँ मिलता है, हमारे कॉस्मोस में आकाश कहाँ मिलता है। तो आपको उस तरह से आपको बताना पड़ता है कि अगर आप वर्ल्ड में देखेंगे तो आकाश से हम क्या समझते हैं कि जो हमारी ओजोन लेयर है इस अर्थ की, वो एक तो वो आकाश है। दूसरा आकाश वो है जो स्काई जो हम देखते हैं, जो एक बाउंड्री है हमारे अर्थ की। एक तो वो हो गया यूनिवर्स में। बॉडी में हम आकाश कहाँ देते हैं, जो हमारी बॉडी से जो ऑर्गन्स की जो लाइन, जो वो कवरिंग है, जो स्पेस वो ऑक्यूपाई करता है आपकी बॉडी में, वो उस ऑर्गन का जो है आकाश है। फिर जब नेचर में आकाश की बात करते हैं तो उसमें हम नेचर में क्या देते हैं, तो नेचर में अगर आदमी की थिंकिंग की बात हो रही थी, नैरो माइंडेड लोग जो है उनका आकाश छोटा होता है, जो ब्रॉड माइंडेड होते हैं उनकी आकाश जो है बड़ा होता है। वो ज्यादा सोच पाते हैं, ज्यादा अच्छा सोच पाते हैं, ज्यादा दूर तक सोच पाते हैं। जो नैरो माइंडेड है वो सिर्फ आज के बारे में सोच सकता है और उसको ज्यादा आगे तक का व्यू नहीं है, उसमें मार्गदर्शन कम है उसकी लाइफ में। तो आप इस तरह से आप बताएंगे हर एलिमेंट के बारे में, वो आप कॉस्मोस में कैसे देखते हैं उसको, फिर आप उसको ह्यूमन बॉडी में कहाँ देखते हैं, और फिर ह्यूमन नेचर में कहाँ देखते हैं। क्योंकि ये हमारा हर एलिमेंट जो आयुर्वेदिक में जो, और आयुर्वेदिक और सीए में फर्क ये है कि हम सीए में सिर्फ फिजिकल लेवल पे देख रहे हैं कि फिजिकल लेवल पे विंड हम कहाँ देख रहे हैं, फिर हम ड्राइनेस कहाँ देख रहे हैं, कोल्डनेस कहाँ देख रहे हैं। बट जब हम आयुर्वेदिक की बात करते हैं तो आयुर्वेदिक में और सीए में ये फर्क है कि वहां पे फिजिकल है तो यहाँ पे मेटाफिजिकल है, तभी हम यहाँ पे काल, देशा, मन, आत्मा और तम की बात कर रहे हैं। तो जो आयुर्वेदिक का स्कोप जो है वो ज्यादा है, वो आपको ज्यादा अच्छे से समझा पाता है, क्योंकि आप उसमें इंसान की नेचर पे भी जा रहे हैं कि उस नेचर में आप आकाश कहाँ देख रहे हैं, कि आकाश वाला व्यक्ति जो है उसकी थिंकिंग अच्छी है, अगर उसका वाटर एलिमेंट अच्छा है, अगर उसका जल एलिमेंट अच्छा है तो उसकी जो है मिलनसार नेचर होगी। अगर उसकी जल कम है उसके अंदर, व्यक्ति के अंदर, तो वो जो है ड्राई उसकी नेचर हो जाती है, वो दूसरों से मिलता जुलता नहीं है, सिर्फ अपने अपने तक ही रहता है। तो आपको ये आपको ये समझना पड़ेगा कि जब तक आप उसको ह्यूमन नेचर और ह्यूमन बॉडी से कनेक्ट नहीं करेंगे तो आप उसको एलिमेंट को समझ नहीं पाएंगे। फिर आप अगर आप यही नहीं समझ पाएंगे आयुर्वेदिक में, तो आप कहाँ पे कौन सा द्रव्य को आपने टोन करना है, कौन सा द्रव्य को आपने सिगरेट करना है, तो आप कभी भी नहीं समझ पाएंगे। तो आपको ये सारे 10 द्रव्य समझने पड़ेंगे और उनको 10 द्रव्यों को आपको ह्यूमन बॉडी और ह्यूमन नेचर में समझना पड़ेगा। तो ये आप जो है इसमें बुक में जैसे लिखा गया, फिर आप उसकी डिटेल दे दें। और यहाँ पे जो है टाल की बात हो रही है, तो यहाँ पे आप टाल के बारे में आप देख सकते हैं कि काल जो है हर चीज जो है काल से होती है। हमारा सोना उठना, सनराइज का एक टाइम है, सनसेट का अपना एक टाइम है, ऋतुओं का टाइम है कि कौन से सीजन आ रहे हैं, कौन से मतलब उसका अपना एक टाइम है, नेचर में बंधा हुआ है। और अगर हम उस टाइम से चलते हैं, अगर हम अपना खान पान उस नेचर की सर्केडियन क्लॉक से चलते हैं तो हमारी हेल्थ भी अच्छी रहती है। अगर हम सर्केडियन क्लॉक को अगर वायलेट करते हैं तो हमें जो है डेफिशिएंसीज आनी शुरू हो जाती हैं, स्टैग्नेशन हो जाती है। तो आप उस तरह से जो है टाल को आप समझ सकते हैं कि हर चीज का एक टाइम है और उस टाइम पे ही उस चीज को होना चाहिए। नेचर के अंदर हर चीज का एक टाइम है। जैसे प्रेगनेंसी है तो वो 9 मंथ्स तक रहेगी। अगर प्रेगनेंसी अगर 9 मंथ से शॉर्ट हो रही है तो उसमें जो है एम्ब्रियो पूरा डेवलप नहीं होता है, फीटस के अंदर हेल्थ प्रॉब्लम्स होते हैं, हेल्थ इश्यूज होते हैं। तो टाल जो है लाइफ में बहुत इंपॉर्टेंट है। तो आपको उससे 2-3 पॉइंट्स उसमें लिखने पड़ेंगे। इसमें जो है आप ज्यादा डिटेल में नहीं है, आप अपनी अंडरस्टैंडिंग से टाल के बारे में आप लिख सकते हैं। बुक में इतना नहीं दिया गया, बट आप थोड़ा सा अपने अंडरस्टैंडिंग से आप उसको इलेबोरेट कर पाएंगे। फिर उसके बाद जो सेक्शन 2 है जो शॉर्ट क्वेश्चन का है, 5 मार्क्स आंसर है। तो इसमें फर्स्ट क्वेश्चन है आपका डायग्नोसिस एंड ट्रीटमेंट बाय फिंगर ट्विस्टिंग। ये आपकी जो है भारतवर्ष बुक में है, पेज नंबर बताती हूँ आपको, पेज नंबर 42 पे जो है फिंगर ट्विस्टिंग के बारे में दिया गया है। और उसमें फिर हर एलिमेंट हर फिंगर, क्योंकि हमारी सारी फिंगर पे हर डिफरेंट एलिमेंट्स आते हैं, तो कौन से फिंगर पे आप ट्विस्ट करके कौन से एलिमेंट को आप ट्रीट कर रहे हैं उसकी अंडरस्टैंडिंग आपको दी गई है। तो उसको शॉर्ट में आपको लिखना पड़ेगा कि अगर आपको ये हेल्थ इशू है तो आप इस फिंगर को, इस जॉइंट को आप ट्विस्ट कीजिए तो आपको ये रिलीफ मिल जाएगा। अगर आपको ये हेल्थ इशू है तो आप इस जॉइंट को आप
ट्विस्ट कीजिए तो आपको ये रिलीफ मिलेगा, तो आपको ये बताना पड़ेगा उसके अंदर। पेज नंबर 42 पे ये है आपके भारतवर्ष में, और पेज नंबर 46 पे भी, एक मिनट बता रही हूँ आपको, नंबर 46 तक ये जाता है। पेज नंबर 42 से लेके 46 तक जो है आपकी भारतवर्ष की बुक में आपको यहाँ से मिल जाएगा। और ज्यादा डिटेल में नहीं जाना है, थोड़ा थोड़ा उसमें मेंशन करना है हर फिंगर के बारे में, जैसे बुक में दिया गया है। और फिर उसके बाद क्वेश्चन 2 है आपका कॉमन एंड स्पेसिफिक के बारे में। ये हमारी बुक में इतना क्लियरली नहीं है। पेज नंबर 10 से लेकर 13 तक कॉमन स्पेसिफिक की बात की गई है। उसमें आप कॉमन में ये बताएंगे कि कॉमन जो है वो यूनाइट करता है और स्पेसिफिक जो है डिवाइड करता है। कॉमन की कैटेगरी जो है, जैसे आप एनिमल्स की बात करते हैं वो कॉमन कैटेगरी होगी, और स्पेसिफिक हो गया तो वो काउ हो गया, बफेलो हो गया, एंट हो गया, रैट हो गया, तो वो स्पेसिफिक है। तो कॉमन जो है चीजों को जोड़ता है, क्योंकि वो हर एक को एक ही कैटेगरी में ले आता है। और स्पेसिफिक जो है चीजों को बांटता है, क्योंकि वो डिवाइड कर देता है कि कौन सी जैसे ह्यूमंस आ रहे हैं, एनिमल्स आ रहे हैं, तो उसमें वो स्पेसिफिक हो जाता है। तो यही हमारे पेज नंबर 10 to 13 में बताया गया है, बट इतना क्लियरली नहीं है, तो इस आंसर को आप अवॉइड कर सकते हैं, क्योंकि ये थोड़ा सा क्लास में आपको समझाया जाए तो बेटर है, बुक में इतना अच्छा नहीं दे दिया। तो इसमें आप अपनी टीचर से ही समझने की कोशिश कीजिएगा इस आंसर को, क्योंकि बुक में डिटेल्स जो है अच्छी नहीं दी गई है इतनी। फिर उसके बाद क्वेश्चन नंबर 3 है साइड इफेक्ट्स ऑफ ट्रीटमेंट। इसमें आपकी दोनों बुक्स जो छोटी बुक्स हैं, आपकी अग्निवेश है और आपकी सुश्रुत रत्न चिकित्सा जो हमें एक बुक दी गई है, दोनों में इसके आंसर्स हैं। पेज नंबर 16 आप देखेंगे तो अग्निवेश में साइड इफेक्ट्स ऑफ ट्रीटमेंट दिया गया है, और अगर सुश्रुत रत्न चिकित्सा में आप जाएंगे तो पेज नंबर 64 पे जो है इसका साइड इफेक्ट्स ऑफ ट्रीटमेंट डिस्कस किए गए हैं। तो आप दोनों से कॉमन पॉइंट्स उठा के आप उसको एक आंसर अपना कंप्लीट कर सकते हैं। फिर उसके बाद नेक्स्ट आपका क्वेश्चन आता है वीएम वर्टिकल मेरिडियन के बारे में, ये ड्रॉ ऑन बॉडी एंड राइट थंब। तो ये हमारी बुक में जो है भारतवर्ष में पेज नंबर 21 एंड 22 पे जो है वो पेज नंबर 21 पे बॉडी में दिखाया गया है वर्टिकल मेरिडियन, और पेज नंबर 22 पे उसको थंब पे दिखाया गया है। आप ड्रॉ कर लीजिए, नहीं तो आप उसको ट्रेसिंग पेपर से भी आप ट्रेस करके उसको आप बना सकते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन जो है आपका फिफ्थ वाला जो लास्ट क्वेश्चन है इसका 10 हॉरिजॉन्टल मेरिडियन की बात हो रही है। ड्रॉ ऑन बॉडी एंड द इंडेक्स फिंगर। अगेन ये पेज नंबर 23 एंड 24 पे इसका आता है। बॉडी के ऊपर 23 नंबर पेज पे है और 24 पे आपका थंब पे दिखाया गया है। ये आपका सेक्शन 2 के क्वेश्चंस कंप्लीट हो गए। अब जब हम सेक्शन 3 पे आते हैं, आई जस्ट टेल यू 1 मिनट। सेक्शन 3 में जब आते हैं, 2100 क्वेश्चन 1 का है आपका सी ऑप्शन, क्वेश्चन 2 का है बी ऑप्शन 3, क्वेश्चन 3 का है बी ऑप्शन बोथ, क्वेश्चन 4 का ए ऑप्शन राइट हैंड, क्वेश्चन 5 का सी है लेफ्ट हैंड, क्वेश्चन 6 का है डी राइट लेग। एक्सक्यूज मी, कोई बात नहीं, कितने हैं? इसमें 100 रुपए कम हो रहे हैं। सर क्वेश्चन 6 था ना लास्ट? जी क्वेश्चन 6 बताया था ना मैंने अभी। हाँ, क्वेश्चन 6 में बी है राइट लेग, क्वेश्चन 7 का है सी लेफ्ट स्मॉल फिंगर, क्वेश्चन 8 का है बी राइट रिंग फिंगर, क्वेश्चन 9 का है बी लेफ्ट पाम, क्वेश्चन 10 का है बी लेफ्ट पाम, क्वेश्चन 11 है बी बैक साइड ऑफ पाम, क्वेश्चन 12 है आपका बी येलो बॉल मैग्नेट, क्वेश्चन 13 का है नॉलेज बी ऑप्शन, क्वेश्चन 14 का है आपका डी रस, क्वेश्चन 15 में है बी टच, क्वेश्चन 16 में ए ऑप्शन 1, क्वेश्चन 17 में है सी ऑप्शन 3, क्वेश्चन 18 में ए ऑप्शन 0, क्वेश्चन 19 का ए ऑप्शन आकाश, और क्वेश्चन 20 में है आपका बी ऑप्शन विच इज वायु। तो यहाँ पे तीनों सब्जेक्ट के सारे क्वेश्चंस मैंने आपको बता दिए। इसमें आपको कुछ डाउट हो तो आप प्लीज ग्रुप में पोस्ट कर दीजिएगा जब भी आप असाइनमेंट करें। बाकी मेरे ख्याल से तो आपको मैंने बता ही दिया, कुछ रह गया तो आप बता दीजिए, कुछ पॉइंट आउट रखना है तो सर। ये बहुत बढ़िया हुआ, बहुत बढ़िया बताया आपने, थैंक यू सर। पूरा डिटेल सब हो गया। आप लोग इसके बेसिस पर जो उसको सेमेस्टर 1 में इसको कर रहे हो वो वीडियो के लिए उनके फायदेमंद होगा। और इससे जो है आपको पहले ही स्टडी मिल गई कि आप कभी ये पूछते हैं ना कि किस पेज में है, कहाँ पेज है, तो आपको चैप्टर पेज इस सबकी जानकारी आपको इसके माध्यम से दी गई। आप केवल वीडियो को सुनिएगा तो आपको समझ में आ जाएगा। प्रीति मैम को धन्यवाद। कैसा हुआ, कैसा लगा आप लोगों को?
बहुत अच्छा था। ये हम लोगों ने प्रयास किया है हम लोगों ने, ऐसा हम लोग कोशिश करेंगे कि हम लोग इसको भी थोड़ा सा बता दें ताकि लोगों को ये आइडिया रहे, और इसी माध्यम से हम लोगों को अपने क्वेश्चंस को पूरा करना है। यहाँ से सेमेस्टर 1 हम लोग का पूरा हो गया है। हम लोगों को जितने भी चैप्टर्स पढ़ाए गए हैं या हम लोगों को डिस्कशन हुए हैं, उनका सबका वीडियो अवेलेबल है, आप लोग उसको देखिए और समझिए। और खेमका सर के सपनों को पूरा करने के लिए हम लोग को अपने ज्ञान को बढ़ाना है, एक्सचेंज करना है, और अल्टीमेटली हम लोग करना है वही उनका सपना है। सपने क्या है हम लोग जानते हैं, ईच वन रीच वन, ईच वन रीड वन, टीच वन। इन्हीं के साथ हम लोग कल फिर धन्यवाद। थैंक यू सर। नमस्ते।